मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर, भारत में एक शिक्षित और समृद्ध हिंदू पंजाबी खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दित्ता मल ढींगरा एक सिविल सर्जन थे और मदन लाल 8 बच्चों, 7 बेटे और 1 बेटी में से एक थे। ढींगरा सहित सभी 7 बेटों ने विदेश में पढ़ाई की। ढींगरा ने 1900 तक अमृतसर के MB इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद वे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लाहौर चले गए। यहाँ वे आरंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हुए, जो उस समय स्वतंत्रता के बजाय स्वशासन की मांग कर रहा था। ढींगरा भारत की गरीबी से विशेष रूप से परेशान थे। उन्होंने भारतीय गरीबी और अकाल के कारणों से संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन किया और महसूस किया कि इन समस्याओं के समाधान की तलाश में मुख्य मुद्दे स्वराज, स्वशासन और स्वदेशी आंदोलन में निहित है। ढींगरा ने स्वदेशी आंदोलन को विशेष उत्साह के साथ अपनाया, जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करके और ब्रिटिश और अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था। उन्होंने पाया कि औपनिवेशिक सरकार की औद्योगिक और वित्तीय नीतियों को स्थानीय उद्योग को दबाने और ब्रिटिश आयात की खरीद को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था, जो उन्हें लगा कि भारत में आर्थिक विकास की कमी का एक प्रमुख कारण था। 1904 में मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम में एक छात्र के रूप में ढींगरा ने प्रिंसिपल के आदेश के खिलाफ छात्रों के विरोध का नेतृत्व किया, जिसमें कॉलेज के ब्लेजर को ब्रिटेन से आयातित कपड़े से बनाने का आदेश दिया गया था। इसके लिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। उनके पिता, जो सरकारी सेवा में एक अच्छे वेतन वाले पद पर थे और आंदोलनकारियों के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी, ने उन्हें कॉलेज प्रबंधन से माफी मांगने, फिर से ऐसी गतिविधियों में भाग न लेने और निष्कासन को रोकने या रद्द करने के लिए कहा। ढींगरा ने इनकार कर दिया और अपने पिता के साथ मामलों पर चर्चा करने के लिए घर जाने का भी फैसला नहीं किया, बल्कि नौकरी करने और अपनी मर्जी से जीने का फैसला किया। इस प्रकार अपने निष्कासन के बाद ढींगरा ने शिमला की पहाड़ियों की तलहटी में कालका में एक क्लर्क के रूप में नौकरी कर ली, एक फर्म में जो गर्मियों के महीनों में ब्रिटिश परिवारों को शिमला ले जाने के लिए तांगा गाड़ी सेवा चलाती थी। अवज्ञा के कारण बर्खास्त होने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री मजदूर के रूप में काम किया। यहाँ उन्होंने एक यूनियन संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। वे बॉम्बे चले गए और वहाँ कुछ समय तक काम किया, फिर से निम्न स्तर की नौकरियों में। अब तक उनका परिवार उनके बारे में गंभीर रूप से चिंतित था और उनके बड़े भाई डॉक्टर बिहारी लाल ने उन्हें अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए ब्रिटेन जाने के लिए मजबूर किया। ढींगरा आखिरकार सहमत हो गए और 1906 में वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लेने के लिए ब्रिटेन चले गए। सावरकर के साथ मुख्य लेख इंडिया हाउस। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस की स्थापना के 1 साल बाद ढींगरा लंदन पहुँचे। यह संगठन हाईगेट में स्थित भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक बैठक स्थल था। ढींगरा प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए, जो उनकी दृढ़ता और तीव्र देशभक्ति से प्रभावित हुए, जिसने उनका ध्यान स्वतंत्रता आंदोलन की ओर मोड़ दिया। सावरकर क्रांति में विश्वास करते थे और हत्या के पंथ में ढींगरा की प्रशंसा को प्रेरित किया। बाद में ढींगरा इंडिया हाउस से दूर हो गए और उन्हें टोटेनम कोर्ट रोड पर शूटिंग रेंज में अक्सर जाना पड़ता था। वे सावरकर और उनके भाई गणेश द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज अभिनव भारत मंडल में शामिल हो गए और उसके सदस्य बन गए। इस दौरान सावरकर, ढींगरा और अन्य छात्र कार्यकर्ता 1905 के बंगाल विभाजन से नाराज थे। ढींगरा को उनके पिता दित्ता मौल ने राजनीतिक गतिविधियों के लिए छोड़ दिया था, जो अमृतसर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। उनके पिता ने अखबारों में विज्ञापन देकर अपना फैसला प्रकाशित किया।
कर्जन वायली की हत्या। कर्जन वायली की हत्या से कई हफ्ते पहले ढींगरा ने भारत के पूर्व वायसराय लॉर्ड कर्जन को मारने की कोशिश की थी। उसने पूर्वी बंगाल के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर बम्पफिल फुलर की हत्या की भी योजना बनाई थी, लेकिन दोनों को एक बैठक में शामिल होने के लिए देर हो गई थी और इसलिए वह अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सका। तब ढींगरा ने कर्जन वायली को मारने का फैसला किया। कर्जन वायली 1866 में ब्रिटिश सेना और 1879 में भारतीय राजनीतिक विभाग में शामिल हो गया था। उसने मध्य भारत और विशेष रूप से राजपूताना सहित कई स्थानों पर प्रतिष्ठा अर्जित की थी, जहां वह सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचा। 1901 में उन्हें भारत के राज्य सचिव का राजनीतिक सहयोगी चुना गया। वह सीक्रेट पुलिस के प्रमुख भी थे और ढींगरा और उनके साथी क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि कर्जन वायली ढींगरा के पिता का करीबी दोस्त था। 1 जुलाई 1909 की शाम को ढींगरा बड़ी संख्या में भारतीयों और अंग्रेजों के साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्षिक एट होम समारोह में भाग लेने के लिए एकत्र हुए थे। जब कर्जन वायली भारत के सचिव के राजनीतिक सहयोगी अपनी पत्नी के साथ हॉल से बाहर निकल रहे थे, ढींगरा ने देशभक्ति के कार्य के रूप में और भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की अमानवीय हत्याओं का बदला लेने के लिए उनके चेहरे पर 5 गोलियां चलाईं, जिनमें से 4 अपने निशाने पर लगी। कैवास लालकाका या लालकाका एक पारसी डॉक्टर जिन्होंने कर्जन वायली को बचाने की कोशिश की, ढींगरा की 6ठी और 7वीं गोलियों से मर गए, जो उन्होंने इसलिए चलाई क्योंकि लालकाका उनके बीच में आ गए थे। ढींगरा को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। परीक्षण। ढींगरा पर 23 जुलाई को ओल्ड बेली में मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अपने मुकदमे के दौरान खुद का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अदालत की वैधता को मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या भारतीय स्वतंत्रता के नाम पर की गई थी और उनके कार्य देशभक्ति से प्रेरित थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका कैवास लालकाका को मारने का इरादा नहीं था। उन्हें गलत तरीके से मौत की सजा सुनाई गई थी। न्यायाधीश द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद ढींगरा ने कहा था, मुझे अपने देश के लिए अपना जीवन लगाने का सम्मान पाने पर गर्व है, लेकिन याद रखना, आने वाले दिनों में हमारे पास अपना समय होगा। मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। उन्होंने एक और बयान भी दिया, जिसका शायद ही कभी उल्लेख किया गया हो। फैसला सुनाए जाने से पहले ढींगरा का बयान, मैं अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि सिर्फ अपने काम की न्याय संगतता साबित करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, किसी भी अंग्रेजी अदालत को मुझे गिरफ्तार करने और जेल में बंद करने या मुझे मौत की सजा सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। यही कारण है कि मेरे पास अपना बचाव करने के लिए कोई वकील नहीं था और मैं यह मानता हूँ कि अगर एक अंग्रेज के लिए जर्मनों के खिलाफ लड़ना देशभक्ति है, अगर वे इस देश पर कब्जा कर ले, तो मेरे मामले में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ज्यादा न्याय संगत और देशभक्तिपूर्ण है। मैं पिछले 50 सालों में 80 मिलियन भारतीय लोगों की हत्या के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार मानता हूँ और वे हर साल भारत से इस देश में 100,000,000 पाउंड ले जाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। मैं उन्हें अपने देशभक्त देशवासियों की फांसी और निर्वासन के लिए भी जिम्मेदार मानता हूँ, जिन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा अंग्रेज लोग अपने देशवासियों को करने की सलाह दे रहे हैं। और जो अंग्रेज भारत जाता है और उसे, मान लीजिए, 100 पाउंड प्रति माह मिलता है, इसका सीधा मतलब है कि वह मेरे 1000 गरीब देशवासियों को मौत की सजा सुनाता है, क्योंकि ये अंग्रेज हैं। इस 100 पाउंड में 1000 लोग आसानी से अपना गुजारा कर सकते हैं, जिसे अंग्रेज ज्यादातर अपनी फिजूल खर्ची और मौजमस्ती पर खर्च कर देते हैं। जिस तरह जर्मनों को इस देश पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, उसी तरह अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है।
और हमारी तरफ से उस अंग्रेज को मारना पूरी तरह से जायज है जो हमारी पवित्र भूमि को प्रदूषित कर रहा है। मैं अंग्रेजों के भयानक पाखंड, तमाशे और मजाक पर हैरान हूँ। वे उत्पीड़ित मानवता के चैंपियन होने का दिखावा करते हैं, कांगो के लोग और रूस के लोग, जबकि भारत में भयानक उत्पीड़न और भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, हर साल 20 लाख लोगों की हत्या और हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार। अगर इस देश पर जर्मनों का कब्जा हो जाए और अंग्रेज लंदन की सड़कों पर विजेताओं की धृष्टता के साथ जर्मनों को चलते हुए न देखकर जाकर 1 या 2 जर्मनों को मार डाले और उस अंग्रेज को इस देश के लोग देशभक्त मान ले, तो मैं निश्चित रूप से अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो कुछ भी कहना है वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए कागजात में है। मैं यह बयान इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं दया या उस तरह की किसी चीज की याचना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेज लोग मुझे मौत की सजा दें, क्योंकि उस स्थिति में मेरे देशवासियों का बदला और भी तीव्र हो जाएगा। मैंने यह बयान बाहरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका और जर्मनी में हमारे समर्थकों को अपने मामले की न्यायसंगतता दिखाने के लिए दिया है। अदालत का फैसला। जब उन्हें अदालत से बाहर निकाला जा रहा था तो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से कहा, धन्यवाद मेरे प्रभु, मुझे परवाह नहीं है। मुझे अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन देने का सम्मान पाने पर गर्व है। प्रतिक्रियाएं। 5 जुलाई 1909 को आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में कई भारतीय राजनीतिक नेताओं ने वायली की हत्या की निंदा की, लेकिन सावरकर ने ढींगरा की निंदा करने के औपचारिक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, यह तर्क देते हुए कि बैठक में उचित मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और वह चाहते थे कि ढींगरा को अपराधी के रूप में निंदा करने से पहले उचित व्यवहार किया जाए। ढींगरा की फांसी के बाद सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत सोसाइटी ने ढींगरा को एक क्रांतिकारी के रूप में चित्रित करते हुए एक पोस्टकार्ड छापा। सावरकर के साथी वीवीएस अय्यर ने हत्या को एक शानदार कृत्य बताया और सावरकर की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे वास्तविक गुरु कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने ढींगरा जैसे व्यक्ति को जन्म दिया। कई भारतीय और ब्रिटिश नेताओं ने ढींगरा के कार्यों और सावरकर द्वारा ढींगरा का सार्वजनिक बचाव करने की आलोचना की थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के मुद्रक गाई एल्ड्रेड को 12 महीने की कठोर सजा सुनाई गई। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अगस्त अंक में ढींगरा के प्रति सहानुभूति रखने वाली एक कहानी छपी थी। ढींगरा के कार्यों ने कुछ आयरिश लोगों को भी प्रेरित किया, जो एक स्वतंत्र आयरलैंड की स्थापना के लिए लड़ रहे थे। महात्मा गांधी ने ढींगरा की हरकतों पर टिप्पणी की। इस मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा, उन्हें बेकार की किताबें पढ़कर यह काम करने के लिए उकसाया गया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बचाव में भी रट्टा मारा है। उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाने वाले ही सजा के हकदार हैं। मेरे विचार से श्री ढींगरा खुद निर्दोष हैं। नशे की हालत में हत्या की गई। शराब या भांग से ही नशा नहीं होता, पागल विचार से भी नशा हो सकता है। श्री ढींगरा के साथ भी यही हुआ। अगर जर्मन ब्रिटेन पर आक्रमण करते तो अंग्रेज केवल आक्रमणकारियों को ही मारते, वे हर उस जर्मन को नहीं मारते जिससे वे मिलते। वे किसी अनजान जर्मन को या मेहमान बने जर्मन को नहीं मारते। अगर अंग्रेज ऐसी हत्याओं के कारण चले भी जाएं, तो उनकी जगह कौन राज करेगा? क्या अंग्रेज इसलिए बुरा है क्योंकि वह अंग्रेज है? क्या इसलिए कि हिंदुस्तानी चमड़ी वाला हर व्यक्ति अच्छा है? अगर ऐसा है तो हिंदुस्तानी राजाओं के अत्याचार के खिलाफ कोई उग्र विरोध नहीं होना चाहिए। हत्यारों के शासन से हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिल सकता, चाहे वे काले हों या गोरे। ऐसे शासन के तहत भारत पूरी तरह से बर्बाद और बर्बाद हो जाएगा। ढींगरा को फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद लंदन के टाइम्स ने 24 जुलाई 1909 एक संपादकीय लिखा जिसका शीर्षक था ढींगरा की सजा। संपादकीय में कहा गया, हत्यारे ने जिस तरह की बेपरवाही दिखाई वह इस देश में इस तरह के मुकदमों में असामान्य है। उसने कोई सवाल नहीं पूछा,
उसने जानबूझकर उदासीनता का परिचय दिया। वह कटघरे से मुस्कुराते हुए चला गया। हालांकि ब्रिटेन में हत्या की प्रतिक्रिया आक्रोशपूर्ण थी, लेकिन ढींगरा के कृत्य की प्रशंसा निजी तौर पर डेविड लॉयड जॉर्ज और विंस्टन चर्चिल द्वारा व्यक्त की गई थी, जिन्होंने ढींगरा के बयान को देशभक्ति के नाम पर अब तक का सबसे बेहतरीन बयान कहा था। फांसी से अंतिम शब्द। कहा जाता है कि फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले मदन लाल ढींगरा के अंतिम शब्द निम्नलिखित थे। मेरा मानना है कि विदेशी संगीनों से जकड़ा हुआ राष्ट्र निरंतर युद्ध की स्थिति में रहता है। चूँकि निहत्थे लोगों के लिए खुली लड़ाई असंभव है, इसलिए मैंने अचानक हमला किया। चूँकि मुझे बंदूकें नहीं दी गई, इसलिए मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। धन और बुद्धि से विहीन मेरे जैसे बेटे के पास माँ को अर्पित करने के लिए अपने खून के अलावा और कुछ नहीं है, और इसलिए मैंने उसकी वेदी पर वही बलिदान कर दिया है। भारत में इस समय केवल एक ही शिक्षा की आवश्यकता है कि कैसे मरना है, और इसे सिखाने का एकमात्र तरीका है खुद मरना। भगवान से मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि मैं उसी माँ से दोबारा जन्म लूं और उसी पवित्र उद्देश्य के लिए फिर से मरूं जब तक कि उद्देश्य सफल न हो जाए। वंदे मातरम। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ माँ। स्मरण 1992 के भारतीय डाक टिकट पर मदन लाल ढींगरा। उनकी फांसी के बाद ढींगरा के शव को हिंदू रीति रिवाजों से नकार दिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे दफना दिया। उनके परिवार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। अधिकारियों ने शव को सावरकर को सौंपने से इनकार कर दिया। ढींगरा का ताबूत गलती से मिल गया था जब अधिकारी शहीद उधम सिंह के अवशेषों की तलाश कर रहे थे, और 13 दिसंबर 1976 को उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। उनके अवशेषों को महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक मुख्य चौक में रखा गया है, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। ढींगरा को आज भारत में व्यापक रूप से याद किया जाता है, और उस समय भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा थे। कुछ समूहों की मांग थी कि उनके पैतृक घर को संग्रहालय में बदल दिया जाए। हालांकि उनके वंशजों ने उनकी विरासत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अगस्त 2015 में उनकी मृत्यु के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने से इनकार कर दिया। परिवार ने उनके पैतृक घर को बेच दिया और भाजपा नेता लक्ष्मी कांता चावला द्वारा इसे खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो इसे संग्रहालय में बदलने का इरादा रखते थे।